Hello and welcome to Law Gurukul. In the previous video, we have studied the important sections of Hindu Succession Act. In today's video, we will discuss the questions in MCQ format because the question came in exam that are multiple choice questions. So this video is prepared by keeping in mind the question format for exam pattern. So this video is also important for LLB and other judicial exams. By this video, you can test your preparation and you can check your progress. So, the video contains set of 15 questions. You can give yourself score out of 15 and comment me your score in the comment box. So, best of luck and let's start the video. A Hindu dies intestate, leaving behind 2 sons, 1 daughter and widow. His property shall devolve upon son only, son and daughter, son's daughter and widow or widow only. If a Hindu dies intestate, अगर कोई हिंदू अपनी प्रॉपर्टी को इंटेस्टेट यानी उसने अपनी विल नहीं बनाई है और वो एंड ही डाइड, तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से हम डिवाइड करेंगे? उसने अपने पीछे 2 सन, 1 डॉटर और एक विडो को छोड़ा है. So now the question is, how does this Hindu male will divide his property among his son, daughter and widow? प्रॉपर्टी किस तरह से डिवॉल्व की जाएगी? सिर्फ ये प्रॉपर्टी सन को मिलेगी, सन एंड डॉटर को मिलेगी, सन डॉटर विडो तीनों को मिलेगी, या फिर सिर्फ ये प्रॉपर्टी विडो को जाएगी? द करेक्ट आंसर इज सी. ये हमने सेक्शन 6 में देखा है कि हिंदू मेल की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो ही डाइड इंटेस्टेट, तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिवॉल्व होती है. सो सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर कोई हिंदू ही डाइज इंटेस्टेट, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सन, डॉटर और विडो तीनों को दी जाएगी. नेक्स्ट इज अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास 1 हेयर. हमने सक्सेशन एक्ट में देखा है ये क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, ये कैटेगरीज डिवाइड की गई है सक्सेशन के लिए. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, मदर, फादर, सन एंड डॉटर, इन चारों में से कौन क्लास 1 हेयर की कैटेगरी में नहीं आता है? द आंसर इज फादर. मदर, सन और जो डॉटर है वो क्लास 1 हेयर की कैटेगरी में आते हैं और ये फादर क्लास 2 हेयर में है एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट. In which section of the Hindu Succession Act general rules of succession in case of female Hindus is provided? फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इसके रूल्स कौन से सेक्शन में बताए गए हैं? सेक्शन 15, 14, 18 या फिर 16? आंसर इज सेक्शन 15. सेक्शन 15 में प्रोसीजर बताया गया किस तरह से फीमेल हिंदू की जो प्रॉपर्टी है वो फर्दर आगे सक्सीड की जाएगी. Next is, which of the following is not entitled to inheritance under the Hindu Succession Act? Hindu Succession Act के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से who is not entitled, किसे प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट या सक्सीड नहीं की जाएगी? A son or a daughter of a voidable marriage, adopted son or adopted daughter, a son or a daughter of void marriage, stepson और stepdaughter, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. As per Hindu Succession Act, who is not entitled to inherit the property? Answer is stepson और stepdaughter. Hindu Succession Act ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में स्टेपसन और स्टेप डॉटर को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का जो प्रोविजन है वो इस एक्ट में नहीं है. A stepmother comes in the category of, stepmother जो है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आती है? क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, एग्नेट या फिर कॉग्नेट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? स्टेपमदर जो है वो क्लास 2 हेयर में आती है. ये जो क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर में क्या क्या कैटेगरीज है उनका नाम जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से बीच में से किसी भी पर्सन को उठा के क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी में है, या फिर जैसे हमने इसके पहले में भी देखा कि ऑप्शन देकर के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो क्लास 1 हेयर की कैटेगरी में नहीं आता है या फिर क्लास 2 हेयर की कैटेगरी में नहीं आता है. तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना है कि क्लास 1 हेयर की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं और क्लास 2 हेयर की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, अ डिजीज्ड हिंदू इन द हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन इज नोन एज. हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में जो डिजीज्ड हिंदू है, जो हिंदू हु डाइड, उसे हम लीगल टर्म में, हिंदू सक्सेशन एक्ट के टर्म में क्या कहते हैं?
प्रोपोजिटस, एग्नेट, कॉग्नेट या फिर इंटेस्टेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज प्रोपोजिटस। जो डिजीज्ड हिंदू है उसे हम वन वर्ड में प्रोपोजिटस कहते हैं। इंटेस्टेट क्या होता है कि अगर वो जो पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की विल बनाए बिना वो मर, इफ ही डाइड, तो उसे हम इंटेस्टेट कहेंगे। लेकिन सिर्फ एक डिजीज हिंदू की जब हम बात करते हैं तो उसे वन वर्ड में प्रोपोजिटस कहते हैं। As per section 14 of the Hindu Succession Act, any property possessed by a female Hindu, whether acquired by her before or after the commencement of this act, shall be held as a। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू के पास पोजीशन में है तो वो उसका पोजीशन कैसा कहलाए, किस टाइप का पोजीशन होगा? हाफ ओनर, जो मतलब वो फीमेल है वो उस प्रॉपर्टी की हाफ ओनर कहलाएगी, लिमिटेड ओनर कहलाएगी, फुल ओनर कहलाएगी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से सभी टाइप की ओनरशिप उस फीमेल हिंदू को दी जाएगी एज पर सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्लियरली ये कहता है कि फीमेल हिंदू अगर किसी टाइप की प्रॉपर्टी को पोजेस करती है तो शी विल बी द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको दूसरे टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग फीमेल हिंदू को फुल ओनर माना गया है अपनी पोजेस्ड प्रॉपर्टी का, तो आंसर हो जाएगा सेक्शन 14। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू कैन आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाइज टू। अब सेक्शन 14 जो है वो किस टाइप के प्रॉपर्टी की बात करता है जिसमें फीमेल हिंदू को फुल ओनरशिप दी गई है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सेक्शन 14 में जो फुल ओनरशिप की बात कही गई है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज के लिए कही गई है। यानी फीमेल हिंदू के पोजीशन में अगर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, शी विल बी द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? हेयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो टर्म हेयर है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? सेक्शन 3D, 3E, 3F या फिर 3G? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेक्शन 3 clause F of Hindu Succession Act defines the term heir. Under the provision of Hindu Succession Act, the property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provision of हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई हिंदू जो डाई इंटेस्टेट डाई हो जाता है, यानी इसने अपनी प्रॉपर्टी की विल नहीं बनाई गई है, तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करने का जो प्रोविजन है वो कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 8, 9, 6 या फिर 14? आंसर इज सेक्शन 6। मेल हिंदू की जो प्रॉपर्टी है उसे डिवॉल्व करने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 6 में बताया गया है। Which one of the following can be ground for disqualification under Hindu Succession Act? हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए। सो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस किन्हें ये डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है? मेंटल इन्फॉर्मिटी, फिजिकल डिफेक्ट, कन्वर्जन टू अदर रिलीजन या फिर डिजीज? आंसर इज सी, कन्वर्जन टू अदर रिलीजन। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर प्रॉपर्टी इनहेरिट या सक्सीड करने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहले मेंटल इन्फॉर्मिटी वगैरह भी ये भी डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में थे, बट इसे बाद में हटा दिया गया था कि अगर कोई पर्सन मेंटली इन्फॉर्म है तो पहले इसे डिस्क्वालीफाई किया गया था, बट बाद में मेंटल इन्फॉर्म पर्सन को भी प्रॉपर्टी सक्सीड करने का राइट हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया गया। ठीक है, लेकिन जो कन्वर्जन वाली बात है कि अगर कोई पर्सन दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि नाम क्लियरली कह रहा है, हमने पहले भी बिगिनिंग में ही देखा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाइज टू ऑल हिंदूज। तो जैसे ही उसने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है तो अब वो ही इज नो मोर हिंदू, तो हिंदू है ही नहीं जब, तो उसके ऊपर इस एक्ट के प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होंगे? तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गया। सो इफ एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अरेंज द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं
ये जो टर्म्स लिखे गए हैं इन्हें सेक्शन वाइज अरेंज करना है कि कौन सा सेक्शन पहले आता है उसके बाद कौन सा आता है। इस तरह से इन 4 टॉपिक्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। पहला है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, फेलियर ऑफ हेयर्स, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड। तो इन चारों में से कौन सा इस एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में कौन सा जो टर्म है वो पहले के सेक्शन में उसके बाद के सेक्शन में, इस तरह से इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना है। प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ ये बताया गया है सेक्शन 21 में। फेलियर ऑफ हेयर्स की बात की गई है सेक्शन 29 में कि अगर कोई हेयर अवेलेबल नहीं है तो वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी। सेक्शन 5 में बताया गया है कि किन प्रॉपर्टीज पे ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेक्शन 18 ये कहता है कि फुल ब्लड को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के टाइम पे प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर दी हाफ ब्लड। सो दीज आर द ऑर्डर ऑफ द सेक्शन, इसे अरेंज कर दीजिए सिंपल। कौन से सेक्शन में क्या है ये पता चल गया। अभी से सेक्शन वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 5 यानी कि ये सी, एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज। फिर आता है ऑप्शन डी दैट इज फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड, सेक्शन 18। उसके बाद आता है ऑप्शन ए, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, सेक्शन 21। और लास्ट में है फेलियर ऑफ हेयर, सेक्शन 29। तो ये अरेंज हो गया सेक्शन 5, फिर 18, फिर 21, देन लास्ट में 29। तो कौन से सेक्शन में क्या है अगर ये पता है तो फिर आप इसको इजीली अरेंज कर पाओगे। तो एक बार गो थ्रू कर लेना है कि कौन से सेक्शन में हेडिंग क्या है उस सेक्शन का, वो सेक्शन किस टर्म की बात करता है। तो अगर आपको 1-2 भी पता है आउट ऑफ दिस 4 तो आप उसको अरेंज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्टली यानी कि अगर हिंदू मेल जो है ही इज डाइंग इंटेस्टेट तो प्रॉपर्टी किस तरह से डिवॉल्व होगी। फर्स्टली अपॉन क्लास 1 हेयर ऑफ द डिजीज, सबसे पहले क्लास 1 हेयर में प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। सेकेंडली अपॉन क्लास 2 हेयर्स, उसके बाद क्लास 2 हेयर्स को, थर्डली एग्नेट्स को जाएगी और फोर्थली गवर्नमेंट को जाएगी। तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन करेक्ट नहीं है एज पर सेक्शन 8। फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग क्योंकि सेक्शन 8 ये कहता है कि सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं क्लास 1 हेयर की जाएगी, फिर क्लास 2 को जाएगी, फिर एग्नेट को जाएगी, उसके बाद फोर्थली कॉग्नेट को जाएगी। अगर कोई कॉग्नेट भी अवेलेबल नहीं है तो 5th में गवर्नमेंट का नंबर आता है। तो ये 4th ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। 4th होगा कॉग्नेट और गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो 5th पोजीशन है। क्लियर। अब आते हैं असर्शन रीजन पे। A person who commits murder or abates the commission of murder is disqualified from inheriting their property of the person murdered. सेक्शन 25 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है कि अगर कोई पर्सन किसी टाइप का मर्डर कमिट करता है या फिर मर्डर का अबेटमेंट में इन्वॉल्व है तो उसे उस प्रॉपर्टी को, उस मर्डर्ड पर्सन के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। रीजन क्या है कि सेक्शन 26 स्टेट्स that the murderer is disqualified from inheriting any interest in the property of the person murdered. सेक्शन 26 ये कहता है, रीजन में ये बताया गया कि सेक्शन 26 ये कहता है कि मर्डरर जो है उसे डिस्क्वालिफाई किया गया है उस पर्सन जिसको उसने मारा है उसके प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए। क्योंकि क्लियर सी बात है, अगर किसी के मरने से मुझे फायदा है तो मैं ऑटोमेटिकली उसको मार के उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लूंगी। तो ये सिंपल प्रोसीजर हो गया किसी की प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये प्रोविजन बनाया गया कि जो मर्डरर है वो अगर किसी का मर्डर कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी उसे इनहेरिट होनी है तो वो मर्डरर जो है वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो असर्शन रीजन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोनों करेक्ट है या फिर असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, या फिर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट जो रीजन एक्सप्लेन किया गया है असर्शन के लिए वो रॉन्ग है। The answer is A is true but R is false. R false इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्शन गलत बताया गया। बाकी जो स्टेटमेंट बताया गया है that the murderer is disqualified from inheriting any interest in the property of the person murdered, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट क्योंकि मर्डरर जो है वो डिस्क्वालिफाइड है
किसी उस मर्डर पर्सन के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। बट ये बात सेक्शन 26 में नहीं कही गई है। द स्टेटमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 25। क्लियर? इसलिए जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन जो है वो पार्टली करेक्ट है, लेकिन पार्टली करेक्ट ऐसा ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए रीजन को हम फॉल्स बताएंगे, क्योंकि रीजन में जो सेक्शन बताया गया है वो रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट इज, if an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government. असर्जन ये कह रहा है कि अगर कोई इंटेस्टेट अपने पीछे कोई लीगल हेयर, क्वालिफाइड लीगल हेयर जो है वो नहीं छोड़ के जाता है, जिसके ऊपर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सक्सीड हो सके, तो सच प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व ऑन द गवर्नमेंट, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को चली जाएगी। रीजन क्या है? that the government shall not take the property subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject. रीजन ये दिया गया कि गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को सारे ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज के साथ टेक नहीं करेगी, यानी इस प्रॉपर्टी पे कोई ऑब्लिगेशन या फिर लाइबिलिटीज है तो गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए लायबल नहीं होगी। सो आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है, या फिर एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है? व्हाट इन 5 ऑप्शंस में से एक चूज करना है कि असर्शन और रीजन में क्या रिलेशन है। आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन जो दिया गया है कि अगर कोई इंटेस्टेट डाई होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को जाएगी, सही है। बट जो रीजन दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को सारे ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये नॉट टेक द प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट में रीजन में बताया गया वो गलत है, क्योंकि सेक्शन 29 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व तो करेगी, तो गवर्नमेंट ही इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी को सारे ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज के साथ एक्सेप्ट करेगी, वो उन ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज को छोड़ नहीं सकती है। सो असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन गिवन इज फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चंस काफी इजी थे। आई होप अगर आपने सेक्शन एक्ट पढ़ा होगा, हमारा वो वीडियो आपने देखा होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट है, इससे क्या होती है, एग्जाम में हम क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं और ऑप्शंस की वजह से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम इस टाइप के जो क्वेश्चन है इन्हीं प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे ना, तो इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और एग्जाम में हमें ये काफी हेल्प करता है। तो अब ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। So please subscribe the channel, press the bell icon, like and share the video. Thank you.